जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, हम सीटेट के परिप्रेक्ष्य में बाल मनोविज्ञान पढ़ने वाले हैं और बाल मनोविज्ञान में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा में कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने योग्य हैं हम उन्हें पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम विकास का अर्थ पढ़ेंगे, फिर विकास और समृद्धि में अंतर पढ़ा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में देखा जाएगा, फिर विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा जाएगा। विकास की अवस्थाओं में हम पढ़ेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की सारा हम अच्छे से चर्चा करेंगे और उसके बारे में देखेंगे। सीटेट के बिंदु से जो पॉइंट्स आने वाले हैं एग्जाम में हम उसका बखूबी डिस्कस करेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले हम विकास के अवधारणा की बात करते हैं कि विकास होता क्या है। तो हम विकास के अवधारणा का बात करते हैं। विकास किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति में किसी नवीन क्षमता या आदत आकृति के जन्म लेने की वजह से जो परिवर्तन हमारे अंदर होता है उसे हम विकास कहते हैं। तो हम विकास को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? अच्छा, क्या हम इसे कह सकते हैं कि हम आए दिन कुछ न कुछ नए शब्द सीखते हैं? आज मैंने संस्कृत के 10 शब्द सीखे और फिर मैंने शाम को फिर 5 शब्द और सीख लिए, तो क्या हमारे अंदर विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे शब्द भंडार में वृद्धि है ना। यहाँ साफ साफ परिभाषा कह रही है कि हमारे नवीन क्षमता, आदत या आकृति के जन्म लेने की वजह से जो हमारे अंदर परिवर्तन दिखाई देते हैं उसे हम विकास कहते हैं। जब एक बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोना स्टार्ट करता है। क्या उसी दिन वह हंसना स्टार्ट करता है? क्या उसी दिन वह चलना भी स्टार्ट करता है? क्या उसी दिन वह बोलना स्टार्ट करता है? क्या उसी दिन अपने पैरों पे खड़ा होता है? बिल्कुल नहीं। वह उसके अंदर नवीन आदतें धीरे धीरे विकसित होती रहती हैं, तो उसके अंदर परिवर्तन दिखाई देता है। एक बालक जब जन्म लेता है तो वह रोता है, फिर उसके बाद धीरे जब उसके अंदर उसकी परिपक्वता बढ़ती है, धीरे धीरे चलना सीखता है, धीरे धीरे शब्दों को बोलना सीखता है ना। तो उसमें नवीन जो आदतें, क्षमताएं, योग्यताएं जो धीरे धीरे जन्म लेती हैं उसकी वजह से जो हमारे अंदर परिवर्तन दिखाई देता है उसे हम विकास कहते हैं। ठीक है, विकास को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम यही समृद्धि की बात करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। यदि हम यही समृद्धि की बात करते हैं कि विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है, तो समृद्धि क्या होती है ना, वृद्धि और विकास में अंतर क्या क्या है। तो जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि जो वृद्धि होती है वह उसे हम नाप तोल सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, उसे हम छू सकते हैं, तो उसे हम समृद्धि कहते हैं। और विकास की जब हम बात करते हैं तो विकास को हम नाप तोल नहीं सकते, इसका हम केवल अनुभव कर सकते हैं ना विकास के बारे में। तो हम कुछ इसके विशेष अंतर को स्पष्ट करेंगे कि वृद्धि क्या होती है। सबसे पहले हम वृद्धि की बात करें तो इसे हम नाप तोल सकते हैं ना। तो वृद्धि और विकास में अंतर क्या है इसको हम स्पष्ट करते हैं। वृद्धि मूर्त होती है। मूर्त वे चीजें होती हैं जिसे हम नाप तोल सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, उसे हम मूर्त चीजें कहते हैं। तो यदि हमारे अंदर वृद्धि हो रही है तो उसे हम तो देख सकते हैं ना, नाप सकते हैं, तो उसे हम मूर्त कह सकते हैं। और जो वृद्धि होती है वह मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक से हम उसकी मात्रा को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक नन्हे से पौधे की बात करें, वह हमारे सामने धीरे धीरे बढ़ता रहता है ना। एक पौधा लेते हैं, वह हमारे सामने धीरे धीरे बढ़ता है, तो क्या हम इसकी ऊंचाई लंबाई को तो नाप सकते हैं ना, आराम से हम देख भी सकते हैं, माप भी सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो इसको हम यह कह सकते हैं कि जो वृद्धि होती है केवल मात्रात्मक होती है। और वृद्धि की जो दिशा होती है वह निश्चित होती है। वृद्धि की जो दिशा होती है वह अनिश्चित होती है ना, वह अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। वृद्धि की जो दिशा होती है वह अनिश्चित होती है। कैसे अनिश्चित होती है? यदि हम इसकी बात करते हैं तो जो वृद्धि होती है उसमें अनियंत्रित वृद्धि होती है ना। एक मनोवैज्ञानिक है फ्रैंक महोदय, उन्होंने वृद्धि के बारे में यह कहा है कि जो हमारे अंदर शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि होती है उसे हम वृद्धि कहते हैं, है ना। वृद्धि को उन्होंने एक अलग तरीके से डिफाइन किया था। तो इसकी जो दिशा होती है वह अनिश्चित होती है। इसका जो कभी वृद्धि ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। इस तरीके से हम कहते हैं समृद्धि जो होती है वह अनिश्चित होती है। और जो समृद्धि या वृद्धि होती है वह कुछ समय बाद रुक जाती है। जब क्या अब हम कह सकते हैं कि हमारी लंबाई बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। एक समय परिपक्वता प्राप्त करने के बाद जो हमारे अंदर वृद्धि होती है वह रुक जाती है। अब हमारे अंदर वृद्धि नहीं होती ना, तो हम यह कह सकते हैं कि वृद्धि मूर्त है, वृद्धि मात्रात्मक के माप तोल सकते हैं, वृद्धि की दिशा अनिश्चित होती है, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। हमने देखा है एक बार परिपक्वता प्राप्त करने के बाद अब हमारे अंदर हमारी लंबाई में विकास नहीं होगा। यदि हम विकास की बात करते हैं तो हम यह कहते हैं कि विकास अमूर्त है, विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक है, विकास की दिशा निश्चित होती है और विकास आजीवन चलने वाली या जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। अमूर्त कैसे होती है? क्या हमारे अंदर कितना विकास हुआ है, हमारे गुण कैसे कैसे हमारे गुण, क्या आप उसे देख सकते हैं? क्या उसे आप छू सकते हैं? क्या उसे आप टच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप उसका अनुभव कर सकते हैं। तो जो विकास होता है वो अमूर्त होता है। और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक कैसे है?
क्या हम विकास को माप सकते हैं? अभी हमने कहा कि वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास का अनुभव कर सकते हैं। तो विकास को मात्रात्मक हमने क्यों कहा, मात्रात्मक और गुणात्मक? ये जो हमारा सवाल है यह सीटेट के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार पूछा जाता है कि विकास मात्रात्मक है गुणात्मक है, तो आप लगाते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो मात्रात्मक हम यह कहते हैं कि सहसावस्था में मस्तिष्क का लगभग 90% विकास हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सहसावस्था के अंदर हमारे मस्तिष्क का विकास लगभग 90% हो चुका होता है। तो कुछ पक्ष में हम उसको माप सकते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो विकास है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। हमारे गुणों को आपको भाप सकते हैं, और जो यह कहा गया कि सहसावस्था में 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है, उसको वह एक मात्रात्मक रूप में मापा गया होगा, तभी तो कहा गया है। तो विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक भी है। और विकास की जो दिशा है वह अनिश्चित है। कैसे अनिश्चित है हम देखते हैं। विकास की दिशा निश्चित कैसे है ना? तो विकास की दिशा निश्चित होती है। क्या हम यह कह सकते हैं कि किशोरावस्था के बाद हमारी जो अवस्था होगी वह सहसावस्था होगी? बिल्कुल नहीं। विकास की दिशा एक निश्चित क्रम में चलती है। गर्भावस्था के बाद सहसावस्था आती है, सहसावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, फिर परिपक्वतावस्था की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो विकास जो होता है एक निश्चित दिशा में होता है ना। हम बाल्यावस्था के बाद हम क्या हमारी उम्र 20 वर्ष के बाद हम उम्र 10 वर्ष में पहुंच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक क्रम से हम चलते हैं। तो यह कहते हैं कि जो विकास होती है वह उसकी दिशा होती है निश्चित होती है। और जो विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, हाँ, आए दिन कुछ न कुछ हम सीखते रहते हैं, आप भी कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो हम यह कहते हैं कि विकास जो है गर्भावस्था से लेकर जीवन प्रयत्न मृत्यु के अंतिम क्षण तक के विकास हमारे अंदर कुछ न कुछ होता रहता है। तो हम यह देख पाए विकास और समृद्धि में अंतर क्या कौन कौन से हैं, है ना? विकास समृद्धि में अंतर, विकास अमूर्त है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है ना? इसकी दिशा निश्चित होती है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इन सब चीजों के बारे में देखा। और जो वृद्धि है मूर्त है, मात्रात्मक है, इसकी दिशा निश्चित होती है, दिशा इसकी अनिश्चित होती है, और कुछ समय बाद यह रुक जाता है ना? अब हम देखते हैं विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में। आगे हम देखेंगे विकास के कुछ सिद्धांत। विकास के सिद्धांतों की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत विकास के अंतर्गत। हाँ, व्यक्तिगत विभिन्नता, विकास में भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, संवेगों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता। जो व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंट है, यह हर एक पक्ष को प्रभावित करता है। जैसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करते हैं तो हम यह कहते हैं कि सेम टाइम सेम समय पे दो गर्भ से जो जुड़वे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके अंदर हम व्यक्तिगत विभिन्नता देख पाते हैं, है ना? क्या एक बच्चा क्या एक ही साथ दोनों में हंसने का विकास होगा? क्या एक ही साथ दोनों में दूध के दांत आएंगे? क्या एक ही साथ दोनों की लंबाई बढ़ेगी, है ना? क्या फिर एक ही साथ दोनों शब्दों को बोलना सीखेंगे? बिल्कुल नहीं। उनके अंदर भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जाती है। हो सकता है बड़ा वाला या फिर छोटा वाला एक जल्दी बोलना सीखे, एक देर से बोलना सीखे, या फिर एक में दूध के दांत जल्दी उग जाए, एक में देरी से उगे। तो सबके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता भी प्रभावित करता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो विकास होता है सब में अलग अलग होता है, सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। और आगे हम बात करते हैं असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत हम विकास को कैसे कह सकते हैं? हम देखते हैं कि हमारे अंदर विकास कभी तेज होता है, कभी धीमा होता है, फिर कभी तेज होता है। जैसे हम कहते हैं धीमा गति तेज का, अगर हम शारीरिक वृद्धि की बात करें तो हम यह कहते हैं कि सहसावस्था में तेजी से होता है, फिर बाल्यावस्था में विकास धीमा होता है, फिर किशोरावस्था में तेजी से होता है ना? तेजी से होता है, फिर प्रौढ़ावस्था में धीमा हो जाता है। इस तरीके से जो हमारे अंदर विकास होता रहता है, इसकी गति बढ़ती घटती रहती है ना? एक वक्र, निश्चित वक्र के बारे में आपने सुना है ना कि ऐसे चलता है सिद्धांत में। तो कभी हमारे अंदर विकास तेज होता है, धीमा होता है, फिर तेज होता है, धीमा सहसावस्था में तेज होता है विकास, फिर धीमा होता है बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में तेज होता है, फिर परिपक्वतावस्था में धीमा हो जाता है। तो हम यह कहते हैं कि जो विकास होता है हमारे अंदर असमान गति का सिद्धांत पाया जाता है। कभी तेज होता है, कभी धीमा होता है। अच्छा, निरंतर विकास का सिद्धांत क्या होता है? कि हमारे अंदर कुछ न कुछ आए दिन हम सीखते रहते हैं, हम आजीवन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हम विकास की जब बात करते हैं तो यह कहते हैं कि विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक हमारे अंदर कुछ न कुछ विकास होता रहता है। तो इस तरीके से एक निरंतरता का सिद्धांत चलता है विकास के अंदर, जो यह कहता है कि विकास में निरंतरता पाई जाती है, आए दिन हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अच्छा, सरल से जटिल का सिद्धांत क्या होता है? सबसे पहले हम सरल आकृतियों के बारे में देखते हैं, सीखते हैं, उसके बाद हम जटिल आकृति के बारे में। अच्छा, एक छोटा सा हम बीज की बात करें
छोटा सा एक किसी चीज का बीज ले लें, हम देखते हैं कि वह एक छोटी सी सरल आकृति होती है। बाद में जब हम बीज को बोते हैं तो फिर हम देखते हैं कि बीज के अंदर से अंकुर निकलने स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे वह इसकी आकृति पेड़ जैसे पौधों जैसे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करती है। तो क्या आपको यह लगता है कि एक सरल आकृति से यह एक विशिष्ट आकृति बनी? तो हम यह कह सकते हैं कि जो विकास होता है धीरे धीरे सरल से विशिष्ट की ओर चलता है ना, सरल से जटिल की ओर। सिरोन्मुखी सिद्धांत किसे कहते हैं? इसे हम कहते हैं शीर्षा पदाभिमुख सिद्धांत, है ना, सिफेलियो कॉर्डिल भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि जो विकास होता है वह सिर से लेके पैर की तरफ चलता है ना। विकास के चलने का जो क्रम होता है शीर्षा पदाभिमुख होता है। यहाँ से सवाल से देकर पूछे गए थे ना कि विकास के चलने का सिद्धांत समीप से दूर की तरफ या फिर सरल से जटिल की तरफ चलता है, समीप से दूर की तरफ चलता है, या फिर सिर से पैर की तरफ हमारा विकास होता है ना। आगे देखते हैं अगले पेज पे क्या है कि आगे समीप से दूर का सिद्धांत। विकास जो होता है सबसे पहले हम अपने नजदीकी चीजों से सीखते हैं, तब जाके हम दूर की चीजों से सीख पाते हैं ना। समीप से दूर का सिद्धांत चलता है। आगे है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत क्या होता है? जो विकास होता है ना वक्र रूप में चलता है, वर्तुलाकार चलता है। क्या हमारे अंदर एक सरल रेखा में विकास होता है? क्या हम आए दिन उतने ही चीजों को सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर विभिन्नता होती है, हम आए तो कुछ न कुछ, कभी हमारे अंदर विकास तेज होता है, कभी धीमा होता है ना। तो विकास वर्तुलाकार चलता है। वर्तुलाकार कैसे चलता है? इस तरीके से विकास वर्तुलाकार चलता है ना। जब हम धीरे धीरे कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं, जब हम धीरे कुछ सीखते हैं तो एक बार जब हमारे अंदर विकास होता है चरम सीमा प्राप्त करने के बाद, एक बार जब विकास चरम सीमा प्राप्त कर लेता है तो वह धीरे धीरे झुकने लगता है ना, ढलान बनने लगता है। इसके अंदर ढलान, इसको हम जैसे इस जो आकृति है इसी को हम कहते हैं कि जो विकास होता है वर्तुलाकार होता है। एक बार विकास जब चरम प्राप्त कर लेता है, अपनी परिपक्वता प्राप्त करता है, तब वह धीरे धीरे लुढ़कने लगता है ना। जैसे यदि हम किसी वृक्ष की ही बात ले रहे हैं, किसी पेड़ पौधे की बात ले रहे हैं, वृक्ष सीधा ऐसे है ना। जब इसकी डालियों में ऐसे फल लगते हैं तो जब तक फल नहीं लगे होते, जब तक चरम नहीं प्राप्त किया होता तब तक वो सीधा होता है। जैसे ही इसमें फल लगने लगते हैं, वृक्ष की डाली भी ऐसे ऐसे झुकने लगती है। तो इसी तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जब विकास एक बार चरम प्राप्त कर लेता है तो वो ढलान की तरफ झुकने लगता है। उसे हम कहते हैं कि विकास वर्तुलाकार चलता है। आगे एकीकरण का सिद्धांत है ना। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत, अच्छा, इसे हम जब कहते हैं एकीकरण, आप जब देखते हैं एक जब 6 से 7 माह का जब बालक होता है वो उसे अपने खिलौनों को अपने हाथों से नहीं उठा पाता है। वह अपने पूरे शरीर को, बॉडी को घुमाता है। उसे नहीं पता होता है कि हम अपने एक अंगुल से भी उस सामान को या खिलौने को उठा सकते हैं। वह देखते हैं कि सरकते हुए जाता है और पूरे बॉडी से उस खिलौने को उठाने का प्रयास करता है। इसे हम कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। पूरे बॉडी को लगाता है, वह धीरे धीरे जब परिपक्व हो जाता है वो समझ पाता है कि हम अपने अंगुलियों का, अपने हाथों का नियंत्रण से भी हम चीजों को उठा सकते हैं, लेकिन तब तक वह नहीं समझ पाया होता है। इसे हम कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत, है ना। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत का होता है। वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत हम जब, अच्छा, आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा लेमार्क का, है ना। आपने देखा ना लेमार्क ने जिराफ की गर्दन को बारे में जब बताया था तो उन्होंने बताया था कि उसके जो वंशानुक्रम है धीरे धीरे पीढ़ियों में पीढ़ी दर बढ़ते गए और फिर जिराफ की गर्दन ऊंची होती गई। कैसे हुई? आपने क्या यह 1 या 2 वर्ष की प्रक्रिया थी? बिल्कुल नहीं। इसमें लाखों वर्ष लगे होंगे ना, हजारों वर्ष लगे होंगे ना धीरे धीरे जिराफ की गर्दन बढ़ने में। तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया कैसे होती है? जब जिराफ धीरे धीरे गर्दन को अपने उठाया होगा, वह अब वातावरण में धीरे धीरे उठाया होगा, फिर जब उसकी गर्दन में अकड़ आती रही होगी, उसके जीन्स परिवर्तन होते रहे होंगे, तो फिर उसके जीन्स जो गुण होते हैं, जीन्स उनके वाहक होते हैं, तो धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बढ़ती गई होगी और धीरे धीरे वो उसकी गर्दन बढ़ी। तो हम यह कह सकते हैं जो वंशानुक्रम था वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक उस वातावरण के सहयोग से धीरे धीरे वह अंतःक्रिया करके आगे बढ़ी। तो यह हम कह सकते हैं वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत है। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं, वंशानुक्रम की बात करते हैं। एक बालक जो है जो जन्म से ही विशिष्ट है ना, उसका IQ लेवल बहुत हाई है। यदि कुछ अच्छा वातावरण मिला ही नहीं तो क्या वह चीजों को सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। वातावरण का होना बहुत जरूरी है ना। जिस तरीके से हमारे अंदर आनुवंशिकता है, हमारे IQ लेवल तेज है, हम जन्म से ही विशिष्ट हैं, तो उस तरह का हमें परिवेश भी मिलना चाहिए। तो हम उसे कहते हैं कि जो विकास होता है वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत है। आगे हम समान प्रतिदर्श का सिद्धांत देखते हैं। समान प्रतिदर्श का सिद्धांत क्या होता है कि या फिर किसी भी परिवेश में जन्मा हुआ व्यक्ति
या फिर वह इंडिया में जन्मा हो, या फिर इंग्लैंड में हो, या फिर ब्रिटेन में हो, कहीं भी जन्मा हो, तो उसके अंदर भी एक समानता देखी जाती है। जब से सबके समान परिदृश्य का सिद्धांत क्या कहता है कि एक बालक जब जन्म लेगा तो सबसे पहले वह गर्भावस्था में होगा, फिर शैशवावस्था में पहुंचेगा, फिर बाल्यावस्था में पहुंचेगा, फिर किशोरावस्था में। क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारे अलग परिवेश का व्यक्ति होगा तो सबसे पहले वह बाल्यावस्था में पहुंचेगा तब जाके किशोरावस्था में? बिल्कुल नहीं। समान परिदृश्य का सिद्धांत चलता है, सब में विकास कहीं का भी हो, सब में विकास एक जैसा होता है ना, सब में विकास एक जैसा होता है। सबसे पहले बालक जन्म लेने के बाद रोना स्टार्ट करेगा, है ना, बलबलाना धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे रेंगना स्टार्ट करेगा, तब जाके वो अपने पैरों पे चलना स्टार्ट करेगा, चाहे वह किसी भी परिवेश का व्यक्ति हो, किसी भी परिवेश का हो ना। तो हम यह कहते हैं कि विकास के अंदर समान परिदृश्य का सिद्धांत चलता है। ठीक है, विकास के अंदर समान परिदृश्य का सिद्धांत चलता है ना, समान परिदृश्य का सिद्धांत चलता है। आगे हम देखते हैं निश्चित क्रम का सिद्धांत, यहां लिखा गया था ना, निश्चित क्रम का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत था। तो जो विकास होता है वह निश्चित एक क्रम से चलता है। क्या विकास हमारे अंदर निश्चितता का पालन करता है? एक क्रम से चलता है ना। सबसे पहले कुछ न कुछ आए दिन वह गर्भावस्था से जब माँ के जब पेट से जन्म लेता है तो फिर बाल्यावस्था में पहुंचता है, फिर वह धीरे धीरे कुछ शब्दों को सीखता है, फिर बाल्यावस्था में पहुंचता है, फिर किशोरावस्था। इस तरीके से विकास जो हमारे अंदर होता है ना, एक निश्चित क्रम से होता है। विकास में अविलोमिता भी देखी जाती है। अविलोमिता का सिद्धांत कैसे काम करता है कि आप क्या कह सकते हैं, अविलोमिता मतलब है क्या हम बाल्यावस्था से फिर हम किशोरावस्था, बाल्यावस्था से हम शैशवावस्था में पहुंच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसे हम कहते हैं अविलोमिता का सिद्धांत, क्योंकि विकास को बदला नहीं जा सकता। हम एक पक्ष से फिर दोबारा उस पक्ष में नहीं पहुंच सकते। अब हम जैसे कि किशोरावस्था को पार करके परिपक्वतावस्था में पहुंच चुके हैं, तो क्या हम फिर से बाल्यावस्था में पहुंच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो विकास जो होता है अविलोमिता का सिद्धांत चलता है। विकास में भविष्यवाणी का भी सिद्धांत होता है ना, हम विकास की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो हम विकास की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? क्या आप विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि एक बालक जब जन्म लेगा तो सबसे पहले रोना स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे वह बलबलाना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे रेंगना स्टार्ट करेगा, तब जाके धीरे धीरे पैरों पे चलना स्टार्ट करेगा। बालक जब जन्म लेगा तो सबसे पहले उसके दूध के दांत उगेंगे, तब जाके अस्थायी दांत उगेंगे, है ना। तो जो हम यह भविष्यवाणी कुछ पक्षों में करते हैं, यह सभी बालकों में हमने कहा ना कि समान परिदृश्य का सिद्धांत करता है। चाहे वह किसी भी परिवेश में जन्मा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, किसी भी परिवेश में जन्मा हुआ बालक को, सबके अंदर समानता देखी जाती है। हम उसका भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या जब हमारे परिवेश में बालक जन्म लेता है तो उसके अंदर सबसे पहले दूध के दांत उगते हैं, फिर अस्थायी होते हैं। क्या किसी अलग परिवेश में, किसी अलग क्षेत्र में बालक जन्मा होगा तो उसके अंदर सबसे पहले अस्थायी दांत उगेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके में फिर पहले दूध के ही दांत उगेंगे, तब जाके अस्थायी दांत उगेंगे। तो उसे हम इस तरीके से हम कहते हैं कि हम विकास की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। जब हमारे अंदर विकास होने लगता है, विकास हो जाता है, तो उसके बाद हमारे अंदर कौन कौन से परिवर्तन देखे जाते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो विकास के फलस्वरूप जो हमारे अंदर परिवर्तन होता है, नई आकृति एवं आदत का विकास होता है, पुरानी आकृति एवं आदत का लोप हो जाता है, अनुपात में परिवर्तन दिखने लगता है, लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि में परिवर्तन होता रहता है। तो नई आकृति और आदत का विकास कैसे होता है? हमने पहले ही बताया कि जब हमारे अंदर विकास होता है तो जो नई आकृतियां होती हैं, नई आदतें होती हैं, नई योग्यताएं होती हैं, उनका हमारे अंदर विकास होता है, तो कुछ हमारे अंदर परिवर्तन देखे जाते हैं, है ना। उनके विकास से हमारे अंदर परिवर्तन होता है। नई आकृतियों आदत का हमारे अंदर विकास होता है ना। आए दिन हम कुछ न कुछ नए चीज सीखते रहते हैं और नई आदतें हमारे अंदर जुड़ती रहती हैं। पुरानी आकृतियों आदतों का लोप कैसे होता है? तो क्या आप पुरानी जब हम सबसे पहले हमारे अंदर दूध के दांत उगते हैं तो हमारी पुरानी आकृति होगी, फिर उसके बाद जब हमारे अंदर नई आकृति होती है, अस्थायी दांत उगते हैं, तो क्या आप देख पाते हैं ना, जो दूध के दांत होते हैं उनका लोप हो जाता है। तो इस तरीके से हम विकास में कह सकते हैं कि नई आकृतियां आने के बाद पुरानी आकृतियों का लोप हो जाता है। जब हमारे अंदर नई आदतें विकसित होती हैं तो जो पुरानी आदतें होती हैं धीरे धीरे उनका लोप होने लगता है, धीरे धीरे उनका वो नष्ट होने लगते हैं।
तो विकास में जो अनुपात में परिवर्तन भी देखे जाते हैं ना, हमारे अंदर जो विकास होता है उसका जो क्रम होता है, धीरे धीरे मैंने आपको विकास के बारे में बताया कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, विकास गर्भावस्था से लेके परिपक्वता अवस्था या फिर मृत्यु के अंतिम क्षण तक होता रहता है। तो विकास के जो अनुपात में जो हमारे अंदर विकास होता है उसमें परिवर्तन देखा जाता है, और जो विकास के जो क्रम होते हैं उसमें लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि में भी धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे अंदर विकास होता है फिर उसमें भी लंबाई, चौड़ाई और वजन में परिवर्तन देखे जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विकास के फलस्वरूप जो होने वाले ये सब परिवर्तन हैं हमारे अंदर देखे जाते हैं। ये